साथियों नमस्कार। एक बार वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे कि आज भारत में इतनी ईमानदार सरकार है लेकिन जनता फिर भी परेशान क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, हम हर बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हमारा कोई काम अटक रहा है कि इसके लिए सारा दोष सरकार का है। इसमें सारा दोष सरकार का नहीं होता, क्योंकि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम है डियर फ्रेंड्स, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, चौथा स्तंभ मीडिया। आपने ये चीजें सुनी है कि 4 स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है। पहली बात कि हम लेते हैं न्यायपालिका से। न्यायपालिका गरीब व्यक्ति न्याय की उम्मीद ही छोड़ दे। देश के कानून इतने खराब हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। डियर फ्रेंड्स, कुछ साथी मुझसे बुरा मान सकते हैं, वो मान सकते हैं, लेकिन जो सच है, सच यही है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, एक्चुअली में जो संविधान है, इस संविधान में जो ज्यादा भूमिका रही है वो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की रही है। ये बात मुझे पता नहीं कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या सहमत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया, यानी कि मसौदा समिति जो थी उसके चेयरमैन थे। उन्होंने संविधान को एक ढांचा कह सकते हैं हम, यानी कि वो शिल्पकार थे संविधान के। लेकिन आम जो जनता है, आम जनता की जो समस्या है, आम जनता की समस्या के लिए निपटान के लिए पुलिस है। हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस है और पुलिस के पास जो कानून है आज भी 1861 के कानून है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून ज्यों के त्यों चल रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस समय प्रभावशाली लीडर जवाहरलाल नेहरू ही थे। इन्हीं के हाथ में था सब कुछ। ये जो चाहते थे वैसा ही होता था। बहुत सारे साथी बुरा मानेंगे, मान सकते हैं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो 1861 में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भी नहीं हुआ था। 1860 का कानून है पुलिस के पास, 1861 का एविडेंस एक्ट है आज भी, 1865 के कानून है और 1935 के कानून है। भारत के संविधान में ये कानून जो कि त्यों है। बाद में जब डियर फ्रेंड्स ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें जो भी बात होती थी उस बात पर डिस्कस होती थी और
ज्यादा लोगों की सहमति पर वो चीज संविधान में इंक्लूड की गई है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। आज भी हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून हैं और जब तक ये कानून बाहर नहीं होंगे तब तक कोई समाधान नहीं है। 1860 के कानून का क्या मतलब है हमारे देश में? अब 1860 में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। वही कानून आज हम भुगत रहे हैं। और जितने संशोधन हुए डियर फ्रेंड्स, संशोधन कहें या जैसे सीधे ही जो चीजें आई, जैसे धारा 370 आई और बहुत कुछ आया, ये हिंदू मैरिज एक्ट आया। हिंदू मैरिज एक्ट क्या था? हिंदू मैरिज एक्ट क्या था? ये एक कन्वर्जन का माध्यम था। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की, जो फिल्मी एक्टर हैं, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करना पड़ा था। तब श्रीदेवी थी, उन्होंने भी इस्लाम कबूल करना पड़ा, तब उनकी शादी हुई। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट बहुत ही सोची समझी एक चाल थी। तो अब मैं इन बातों की डिस्कस नहीं करूंगा, सभी साथियों को पता है कि धीरे धीरे करके इस देश को इस्लामिक देश बनाने की साजिश थी वो। चलो अब आते हैं कि जनता परेशान क्यों है, क्या कारण है जनता की परेशानी का। डियर फ्रेंड्स, हर बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जनता को हैंडल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नौकरशाह, जितने भी कर्मचारी हैं, ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक 4 कैटेगरीज में जॉब हैं, वही देश की जनता को चलाते हैं। अब मान लिया कोई अधिकारी गलत सर्वे कर रहा है, बात सरकार, अब आम जनता कहां जाएगी? उसकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें डियर फ्रेंड्स 90% लोग भ्रष्ट बैठे हैं। जो भ्रष्ट है, जो या तो पैसा लेकर काम करते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में आके काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रिश्वत देकर प्रशासनिक सेवाओं में घुसे हैं या पॉलिटिकल अप्रोच से वो नौकरशाही में आए हैं। तो अब आप ये बताएं आम जनता कहां जाएगी? अब मान लिया किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि भी अगर कोई अधिकारी काम न करे सीधे मिल सकते हैं आप, तो सीधे कितने लोग मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से? खुले दरबार भी लगते हैं। अगर मैं हरियाणा प्रांत की बात करूं, अगर मुख्यमंत्री खुला दरबार लगाएंगे तो उस दरबार में नियर अबाउट 10,000 लोगों की भीड़ हो जाएगी। तो 10,000 लोगों में से मुख्यमंत्री किन की समस्याओं का निवारण करेंगे? जो एमएलए के नजदीक होंगे, क्योंकि उन्हीं की बारी पहले आनी है। तो आम जो जनता है वो तो एमएलए के भी करीब नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री के दरबार में कितनी बार जा सकता है?
पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास भी वही हाल है। बहुत बार तो एफआईआर होती ही नहीं, एफआईआर हो भी जाती है तो भी अगर ऑपोजिट पार्टी थोड़े से प्रभावशाली है तो उस एफआईआर से भी कुछ नहीं होता। यानी कि आप कहीं चले जाओ, हर जगह आपको भ्रष्ट लोग बैठे हुए मिले। 90% ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। वो कैसे डिपार्टमेंट में पहुंचे हुए हैं? डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी की सरकार से पहले जो भी गवर्नमेंट जॉब लगते थे वो टोटली रिश्वत या बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति की अप्रोच, उससे कोई व्यक्ति लगता था। डीएमसी, प्राइवेट बोर्ड भारत में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मैं खुद बताता हूं डियर फ्रेंड्स कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था यहाँ हांसी नेहरू कॉलेज में, तो जो क्लर्क था उसे बच्चों के नाम नहीं लिखने आते थे। कहां से आए वो निकल के? कि किसी प्राइवेट बोर्ड से सर्टिफिकेट ले लिया अप्रोच से या पैसा देके डिपार्टमेंट में घुस गया। अब ऐसे व्यक्तियों से क्या उम्मीद रखेंगे? मान लिया कोई एसएचओ 40 लाख रुपए देकर भर्ती हुआ था, क्या उम्मीद रखते हो आप उनसे कि वो किसी के साथ न्याय करेगा? तो पूर्ण तरीके से तो ईमानदारी कभी नहीं, ईमानदार हो ही नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रिफॉर्म हो, थोड़ा बहुत सुधार हो, तो इसके लिए पहले तो हमने वेट करना होगा कि जितने ये भ्रष्ट लोग घुसे हुए हैं, जो रिश्वत देके डिपार्टमेंट्स में गए, अप्रोच से गए, जब ये रिटायर हो जाएंगे, ईमानदार लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की एक एजुकेशन के बलबूते पर कोई डिपार्टमेंट में जाएगा, तब हम थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी बात कि जो अंग्रेजों के कानून है, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने पड़ेंगे। लेकिन बात कॉन्स्टिट्यूशन की आते ही एक पूरा एक समुदाय जिसने अपने आप को दलित समुदाय कहना शुरू कर रखा है, वो खड़ा हो जाता है कि हम संविधान में बिल्कुल बदलाव नहीं होने देंगे। अरे अंग्रेजों के कानून है, उन्हें खत्म क्यों नहीं करने देते आप लोग? न्याय किसे नहीं मिलता? गरीब व्यक्ति को। और दलित कौन है? डाउन ट्रॉडन कौन है? डिप्रेस्ड व्यक्ति कौन है? वही है जिसे दलित बोलते हैं। उन्हें ही न्याय नहीं मिल रहा और वही इस देश के कानून में सुधार नहीं होने देते। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, हम इसे हाथ नहीं लगाने देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो कानून है, ये नेहरू ने लिखवाए हैं, नेहरू की ही चलती थी, आप मान जाओ, इस बात को एक्सेप्ट कर ले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सिर्फ कानूनों की ड्राफ्टिंग करवाई गई थी। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितने काम किए हैं वो काम देश आजाद होने से पहले किए हैं। देश आजाद होने के बाद तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहीं भी नहीं चली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई बात नहीं मानी गई। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मजदूरी के
12-14 घंटे का समय था, वो 8 घंटे करवाया, सेम उसी वेतन में। लेकिन ये कब करवाया? 1942 में, जब देश में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात अंग्रेजों ने क्यों मान ली, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक बहुत बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ था। तो अंग्रेजों के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही प्रेशर था कि मेरे साथ जो समाज है, ये समाज भी अगर आपके खिलाफ हो गया तो फिर आप यहां टिक नहीं पाओगे। इसलिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मान लेते थे। महिलाओं को अधिकार दिलाए, जो प्रसूति के दौरान जो वेकेशंस मिलती, छुट्टियां मिलती हैं, ये भी डियर फ्रेंड्स गुलाम भारत में ही हुआ है कि महिलाओं को प्रसूति के दौरान छुट्टियां दी जानी चाहिए और इनका वेतन न काटा जाना चाहिए। ये बात भी अंग्रेजों ने मानी थी। और मानने का कारण मैंने बता दिया कि कारण क्या था। क्योंकि अंग्रेजों का यहां अब उस समय तक जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना काम कर पाए वो गुलाम भारत में कर पाए। जब देश आजाद हुआ, डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ नहीं चली। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ नहीं चली। अब आप चाहे मेरी बात से मेरे कितने ही खिलाफ हो जाएं, और भी मैं आपके साथ बात साझा करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक दोस्त थे बंगाल से, जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो भी डिप्रेस्ड क्लासेस के बहुत बड़े लीडर थे। ये मानिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समकक्ष थे, वो उनके बराबर की पावर रखते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो असेंबली के लिए चुनाव हो रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए थे, जीत नहीं पाए। फिर जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीब थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के करीब होने के कारण जोगेंद्र नाथ मंडल का अच्छा खासा प्रभाव था। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी थी, और तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे। लेकिन जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रिस्पेक्ट करते हैं, हकीकत ये है कि कभी भी जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र नहीं करते कि जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में एंट्री भी नहीं हो सकती थी। ये पहले जब मैं छोटा था, नेताओं के भाषण सुनने चला जाता था, तो वो ऐसे प्रचार प्रसार करते थे कि अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखेंगे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। ये सारी झूठ है डियर फ्रेंड्स, इन बातों में कोई दम नहीं है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखते, उनको छूट होती, तो आज इस देश का नक्शा कुछ और ही होता।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने जो चीजें कही कि इनको आप ड्राफ्ट करें, वही ड्राफ्ट हुआ। यही कारण है आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेवकूफ नहीं थे कि वो अंग्रेजों के कानून लिखेंगे। लेकिन लोगों ने जाति से जोड़कर जाति के चक्कर में पड़कर पूरा बेड़ा गर्क कर लिया अपना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डियर फ्रेंड्स, ये जो आरक्षण की बात करते हैं, ये आपको लाइफ टाइम नहीं दिया था। और आरक्षण से कोई समाज उत्थान भी नहीं करता। ये 10 वर्ष के लिए दिया गया था कि 10 वर्ष में कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे और वो लोग उनका जो और पीछे रह गए उनको आगे उठा देंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय खत्म नहीं किया। काश ये आरक्षण खत्म कर देते तो बहुत सारा जातिवाद खत्म हो जाता। लेकिन वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और उस आरक्षण के उसमें धकेल दिया गया। डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम होता है उसमें आरक्षण का मतलब क्या है? क्या मतलब है आरक्षण का? चाहे किसी भी कास्ट का है, जिसमें दिमाग है उसमें तो है और जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। फिर यही कारण रहा कि जो एम्प्लॉय आरक्षण के बलबूते पर डिपार्टमेंट में गया तो जनरल कैटेगरी के लोग उनसे नफरत करने लगे कि ये तो आरक्षण कोटे से आया है और एक उन्हें हीन भावना से देखा गया। ये तो कोटे से आया, कोटे से आया। अगर ये कोटा होता ही नहीं तो डियर फ्रेंड्स, तो भी जिसने गवर्नमेंट जॉब लगना था वो लगता। ये मत सोचो नहीं लगता वो। और आप ये भी मत समझो कि उस समय सरकारी नौकरी की कोई वैल्यू थी। कोई वैल्यू नहीं थी सरकारी नौकरी की। सबसे छोटा समझा जाता था सरकारी कर्मचारी को। क्यों? क्योंकि सैलरी ही इतनी कम थी। लोग, आप 1980 से पहले के लोगों को देख लेना, बहुत सारे लोग आपने ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। कहने लगे इससे तो अच्छा हम घर काम कर लेंगे, क्योंकि सैलरी ही नहीं थी। 500-700 व्यक्तियों से तो मैं मिलवा सकता हूं। मेरे दादाजी भी प्राथमिक शिक्षा थी और उस समय प्राथमिक शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा थी। चाहते तो वो कम से कम, बताता हूं, तहसीलदार जरूर बनते, लेकिन नहीं बने क्योंकि कुछ था तो नहीं, कुछ नहीं था। सरकारी नौकरी के पीछे तो लोग अब भागने लगे। क्यों? अब सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है। और सरकारी नौकरी को लोग पसंद क्यों करते हैं? काम कम, सैलरी ज्यादा। और इसके अलावा कोई वो नहीं है कि काम कम करना पड़ता है और सैलरी अच्छी मिलती है। और जब तक ये हमारे देश की जनता के दिमाग से ये नौकरी का भूत नहीं निकलेगा, तब तक हम आजाद हो भी नहीं सकते। क्योंकि एक नौकरी भी गुलामी की मानसिकता है।
हम पढ़ते हैं, सपोज करें हमें गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली, हमने मास्टरी का कोर्स कर लिया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। इफ यू आर कैपेबल, यदि आप में योग्यता है और सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो क्या भूखे मरोगे? आज आप देखते होंगे खान सर की पर मंथ करोड़ों रुपए की इनकम है, अरबपति बन गए, वो भी टीचर है। अब बिहार में बिहार पुलिस का कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, 24,000 वैकेंसीज थी। 24,000 वैकेंसीज में से 10,000 स्टूडेंट यानी कैंडिडेट खान सर की एकेडमी से सेलेक्ट हुए हैं। तो जिस व्यक्ति में काबिलियत है उस व्यक्ति को रोजगार की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, ये देन भी अंग्रेजों की ही है। और जब तक ये नहीं निकलेगा हमारे दिमाग से, अब आप सुनते होंगे हर कोई कहता सरकार रोजगार की बात नहीं करती, सरकार रोजगार की बात नहीं करती। अब सभी को तहसीलदार कैसे लगा देगी? 140 करोड़ जनसंख्या का देश है, कैसे लगा देगी? जिसमें कैपेबिलिटी है वो गवर्नमेंट जॉब लग रहा है। अब सभी तो नहीं लग सकते, और जो नहीं लग सकते उन्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत भी क्या है कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। और ये बेरोजगारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है हमारे देश में, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी काम करने वाले व्यक्ति को काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन दिमाग में सिर्फ एक चीज है, गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है। गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक नौकर बनने की सोच है। आप मालिक भी बन सकते हैं। जितने भी लोगों ने प्रगति की, तरक्की की, जो अरबपति खरबपति हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। एक तांगा चलाने वाला, MDH मसाले वाला, आपने देखा होगा, मुच्छों वाला, वो तांगा चलाता था। लेकिन MDH मसाला कितने देशों में सप्लाई होता है? अब मोदी जी ने कुछ साल पहले एक बात कह दी थी स्टेज पे कि वे जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही तो आप पकोड़े तल ले। विपक्ष ने कितना मतलब मजाक बनाया। पकोड़े तलने वाले तो सरकारी नौकरी वाले को जाने ही नहीं देते। अगर किसी व्यक्ति में कोई भी काम करने की कला है, डियर फ्रेंड्स, एक हेयर ड्रेसर, कटिंग करने वाला 30 रुपए में भी कटिंग करता है। और जहां पर ये जो फिल्मी स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये जिन बार्बर्स के पास जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, इनकी कटिंग का खर्चा 2.5-3 लाख रुपए है। वो भी नाई है। उसमें ऐसी क्या खूबी है? अपने अंदर खूबी लोग बनाते नहीं। गवर्नमेंट जॉब दे दो, सब कुछ फ्री में दे जाओ। इतना कुछ दे रही है सरकार, बहुत कुछ दे रही है। अब सब कुछ सरकार कैसे दे देगी? नहीं दे सकती। तो आम जो जनता है, इसकी परेशानी का कारण डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने शुरू में बता दिया, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून जब तक हमारे संविधान से नहीं निकलेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
क्योंकि समस्या का समाधान, आदमी की समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस है। पुलिस के पास 1860 का कानून है, 1861 का कानून है। और गरीब व्यक्ति कितना भी घूम फिर लो, न्याय नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे देखे हैं। मैं नियर अबाउट में 8-10 हजार कैदियों को जानता हूं पर्सनली तौर पर। इतने कैदियों से मैं मिला हूं और उनमें से 80% लोग निर्दोष जिन्होंने सजा भुगती। कारण पुलिस के पास अथाह पावर है, कितनी भी धारा लगा देगा। और कोर्ट के पास तो इतनी पावर है कि ऊंची आवाज में किसी ने बात कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत का अपमान, जेल में ठोक दो। वो भगवान थोड़े ही है, भगवान नहीं है वो। इनके पास भी ये वही अंग्रेजों वाली पावर है, क्योंकि कानून ही अंग्रेजों वाले हैं। अंग्रेजों ने ये कानून क्यों बनाए थे? क्योंकि क्रांतिकारियों को कोई भी थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बात करे जेल में ठोक दो। पुलिस को इतनी अथॉरिटी क्यों दी? किसी को भी शक हो उसे उठाओ, हवालात में बंद कर दो, आगे कोर्ट में पेश कर दो धाराएं लगा के, फिर जेल में डाल दो। वही कानून आज है। आज डियर फ्रेंड्स, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन, चाहे कितना बड़ा भी केस हो, मेरे हिसाब से 2 महीने में चाहे कितना भी बड़ा केस हो वो सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज भी केस 15-15, 20-20 साल से लोगों के पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन बदलाव की कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता बदलाव की। डर लगता है किससे? कि एक बड़ा जो समुदाय है वो खुद उठ जाता है, दलित समुदाय। तो दलित समुदाय को शर्म नहीं आती कि इतने बेकार कानून देश में चल रहे हैं। आपने आवाज उठानी चाहिए। सबसे ज्यादा दुखी तो आप हो, सबसे ज्यादा दुखी आप हो कि अंग्रेजों के कानून हमें सूट नहीं करते, हमें न्याय नहीं मिलता। ये थोड़ा ही है कि अब देश में विद्वान व्यक्ति नहीं है, संविधान नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर अंग्रेजों के कानून ढो अपने आराम से। होते फिरो परेशान, कोई समाधान नहीं होगा। तो जो ब्यूरोक्रेट्स है डियर फ्रेंड्स, यानी नौकरशाही है, इसमें भ्रष्ट लोग हैं। मानो आप या न मानो, ये हैं। ये जब तक नहीं निकलेंगे, ये तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं होती, तब तक तो यही बैठे हैं। और आगे जो नए ईमानदार पढ़े लिखे अपने बलबूते पर जाएंगे, मैं 100% उन्हें भी नहीं कहता कि 100% वो भी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन जो घुसे हुए ही भ्रष्ट हैं, जो रिश्वत देके गए हैं, उनसे तो हम उम्मीद रख ही नहीं सकते। तो इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है। मैं हर दिन लाइव आता हूं और मैं ये भी देखता हूं डियर फ्रेंड्स कि मैं सच बोलता हूं, वीडियो को एक व्यक्ति भी शेयर नहीं करता, एक व्यक्ति भी, चाहे वो मेरा जानकार हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मेरा ही स्टूडेंट क्यों न हो। शर्म आती है या पता नहीं कि इन्हें भी उसी गुलामी की व्यवस्था में जीना है, या इनके दिमाग में ये है कि मास्टर सुखविंदर खोखा कहीं आगे न बढ़ जाए। भी जिस व्यक्ति के कर्म में आगे बढ़ना लिखा है वो बढ़ेगा,
उसने बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति हार ही नहीं मानता उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मैंने जिंदगी में कभी किसी से हार ही नहीं मानी। मैं भी 2 फर्जी मुकदमे पहले भुगते हैं, 2 फर्जी मुकदमे अब लगे हुए हैं, तारीख पे तारीख पड़ती है। 2-4 हो सकता फर्जी मुकदमे और लग जाए। क्यों? क्योंकि पैसे में कुछ करवा लो। मैं फिर अपनी सच्चाई साबित करते 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 जिंदगी बीत जाएगी। पता नहीं सच्चाई साबित कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और यही हाल हर व्यक्ति के साथ है। लेकिन फिर भी ये कहेंगे नहीं, बाबा साहब का संविधान हम नहीं छेड़ने देंगे, हम नहीं छेड़ने देंगे। बाबा साहब का संविधान को मत छेड़ने दो, उनके नाम को मत हटाओ, लेकिन अंग्रेजों के कानून तो बाहर निकालो, ताकि किसी को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, ज्यादा परेशानी न हो। भारत का संविधान क्या है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर और लचीला। जब तक ये रिजिड नहीं होगा, जब तक ये कठोर नहीं होगा, तब तक समाधान नहीं होगा। और इसे रिजिड बनवाने के लिए इसमें बदलाव करना होगा। बदलाव के नाम पर फिर ये नीले अंगोछे कंधे पे डालकर सड़कों पर उतर आते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि आप लोग ही दुखी हो। दुखी कौन है? कौन लोग दुखी हैं? जो पैसे वाले हैं, वेल टू डू है, वो तो इस कानून को भी झेल लेंगे। उन्हें तो चलो पहले तो तारीखों पर जाकर वकील को पैसे देने होते थे, आजकल तो ये सुविधा कि घर से ही ट्रांसफर कर देंगे, ले भी मेरी अगली तारीख ले लेना। गरीब आदमी क्या कर लेगा? क्या जरूरत नहीं है बदलाव की? या हम वो 200 साल पुराने कानूनों में पड़े रहें और अपनी जिंदगी बर्बाद करें? तो साथियों, मैं शेयर करने की कहता ही नहीं किसी को, ना ही किसी को कमेंट करने की कहता, क्योंकि कोई फायदा नहीं। मैंने हजारों बार कह कर देख लिया। मत करना शेयर, रहो दुखी। मैं हर दिन मेरा जो काम है वो मैं मेरा काम करता रहूंगा। जिस दिन मेरी आवाज पुनः बुलंद होनी है वो दिन जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत बेकार जाएगी। मैंने देश के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं की। नहीं, ये मत समझना कि मास्टर सुखविंदर खोखा कोई अनपढ़ व्यक्ति है। मास्टर सुखविंदर खोखा के पास 7 डिग्री हैं और अच्छी खासी रीजनिंग, अच्छी खासी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स जानता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, ये चीज तो मैं लाखों बच्चों को सिखा चुका हूं। लेकिन मैं तो बना ही देश के लिए। मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी ही नहीं, मैंने काम ही देश के लिए करना है। मतलब राष्ट्र सेवा इज माई मोटो। और मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करना। तो साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको विचार कैसे लगे? अगर
अच्छे लगे हैं तो अच्छे लिख देना, बुरे लगे हैं तो बुरे लिख देना, नहीं लिखना मत लिखो। जय हिंद, जय भारत।